और फिर वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने जिस प्रकार का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट गुजरात का करने की कोशिश की, अब उसकी तारीफ केवल मैं नहीं कर रहा हूं। राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी अध्यक्ष सोनिया जी हैं, उसने भी 2008 में गुजरात के डेवलपमेंट की प्रशंसा की है। अब तो यूएस, अमेरिका की पार्लियामेंट की रिसर्च कमेटी ने एक पेपर में 2011 में गुजरात के डेवलपमेंट की प्रशंसा की है। पहली बार देखा जाए तो पूरा का पूरा संघ परिवार खुलकर बीजेपी के लिए चुनाव अभियान में लगा हुआ है। तमाम आरएसएस के स्वयंसेवक खुलकर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और प्रचार कर रहे हैं, बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसको किस रूप में देखते हैं? कहीं न कहीं आरएसएस पूरी तरह से इस बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए, मोदी सरकार बनाने के लिए खुलकर चुनाव मैदान में उतर गया है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी तो इस देश के नागरिक हैं। अच्छा, दूसरी चीज, जब भी राष्ट्र के समक्ष कोई बड़ी चुनौती खड़ी होती है तो उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निभाता है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यह महसूस कर रहा है कि देश इस समय संकट के भंवर में फंसा हुआ है और जब तक यह देश इस संकट के भंवर से नहीं निकलेगा तब तक भारत के समक्ष जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, अथवा आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट हो, चाहे एक कूटनीतिक मोर्चे पर भी जो संकट हो, इन सब सारी चीजों पर विजय प्राप्त करना इस समय भारत के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो ऐसी घड़ी में उन्होंने भी फैसला किया कि हम भी परिवर्तन के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो इस परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता लगातार कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, आप कहते हैं कि हम सुशासन और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन दो मुद्दे को आप सामने ला रहे हैं, जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आपके प्रभारी है अमित शाह जी, उनकी तरफ से जो बदला लेने की जो बात सामने आई थी, उसको लेकर के कहीं न कहीं सुशासन विकास का मुद्दा केवल कहने के लिए है और असल में अंदर खाने ध्रुवीकरण किया जा रहा है। नहीं, देखिए, अमित शाह ने जो कुछ भी कहा उसकी गलत व्याख्या की जा रही है। सच बात यह है कि चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ऐसी राजनीतिक पार्टियां इस देश में ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही हैं। आपने देखा होगा कि उन्हीं की मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने किस प्रकार का बयान दिया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, सामान्यतः नाम नहीं लेता हूं मैं किसी का, लेकिन आप यहां तक कि सेना में भी उन्होंने मजहब की बात उठा दी। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। लेकिन सचमुच मैं बधाई देना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन ने उसका कॉग्निजेंस लिया है और अमित शाह को समय दिया था इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब देने का। तो अमित शाह भी इलेक्शन कमीशन को अपना जवाब भेजेंगे। लेकिन सवाल मेरा यही है कि जैसे आप कह रहे हैं कि एसपी सरकार के जो मंत्री हैं आजम खान साहब, उनको आप दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो कि निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उसने अमित शाह और आजम खान दोनों को एक ही तराजू पर रखा है। अमित शाह को भी दोषी माना। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन के पास जब इनका जो जवाब जाना है, जो उत्तर जाना है, जब वो पहुंच जाएगा तब इलेक्शन कमीशन को इस संबंध में फैसला करना होगा और करना भी चाहिए। एक सवाल यहाँ पर है, बीजेपी क्या हिंदुत्व के मुद्दे को पीछे रखकर सुशासन और विकास के मुद्दे को ही जनता के बीच में ले जाने की कवायद करेगी? जिस तरह मैनिफेस्टो जो सामने आया उसमें राम मंदिर का जिक्र तो था, लेकिन कहा जा रहा है कि एक संविधान के फ्रेमवर्क में इसको हम बनाने का प्रयास करें। कहीं न कहीं एक सॉफ्ट धारा 370 के मुद्दा उसमें भी मैंने सॉफ्ट किया, मैंने संविधान के जो प्राविधान है उसके तहत हम करेंगे। यह कहना, इसको सॉफ्ट नहीं कहा जाएगा। हम नियम कानूनों को मानने वाले लोग हैं, संविधान के प्रति हमारी आस्था है। इसका अर्थ तो यह निकाला जाना चाहिए। और जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा एक यूनैनिमस जजमेंट आ चुका है कि रामलला जहां पर हैं इस समय स्थापित, वही उनका जन्म स्थान है। अब कुछ लोगों की एक अपील है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक सवाल आडवाणी जी को लेकर के है। जिस तरह से पार्टी के आपके सबसे बुजुर्ग नेता लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में देखा जाए नरेंद्र भाई मोदी हैं। बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो मोदी जी पीएम बनेंगे। ऐसे में आडवाणी जी का रोल क्या होगा? एक सांसद के रूप में सामने रहेंगे, उनका रोल क्या होगा पार्टी? आडवाणी जी सदैव से हम लोगों के नेता, हम लोगों के मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं और ये सरकार बनने पर सबकी भूमिका तय होगी, पार्टी तय करती है। कोई व्यक्ति हमारे यहां किसी की भूमिका तय नहीं करता। सवाल मेरा इसी संदर्भ में था कि
मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे आडवाणी जी, उनका कद नंबर 2 का था सरकार में। अब जब मोदी जी पीएम बनेंगे तो आडवाणी जी निश्चित रूप से उनके अंडर में नहीं रहेंगे, वरिष्ठता के हिसाब से नहीं रह सकते हैं। तो क्या उनका रोल क्या होगा पार्टी में, या बिल्कुल हाशिए पर चले जाएंगे? नहीं, हाशिए पर जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और मैं समझता हूं कि चुनाव के परिणाम आने के बाद हम लोग बैठकर तय करेंगे किसको किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह करना है। गुजरात में अगर देखा जाए तो गुजरात में केवल मोदी जी की ही चलती है, बाकी पार्टी के नेताओं की वहां पर नहीं चलती उनके। क्या वन मैन शो रहकर पार्टी दिल्ली में भी हो जाएगी अगर पीएम बनते हैं उसके बाद? जिसको भी इस प्रकार की सूचना है गलत है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि संगठन के द्वारा जो भी फैसला हुआ है, इतना मैं जानता हूं नरेंद्र भाई मोदी ने सदैव उस फैसले का सम्मान किया है। इस प्रकार की जो बातें कही जा रही हैं सच्चाई है कि इसमें कोई दम नहीं है। आपके विरोधी पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। मोदी जी भी लगातार राहुल गांधी के ऊपर शहजादे कहकर हमला करते हैं। अब राहुल गांधी सीधे मोदी जी के ऊपर निशाना कर रहे हैं और निशाना बना रहे हैं इस बात को लेकर जो एफिडेविट उन्होंने बड़ोदरा में दाखिल किया है, उसमें जो कॉलम है उसमें अपनी पत्नी का नाम दिखाया है उन्होंने पहली बार, जोसुताबेन का। तो कहीं न कहीं एक पर्सनल अटैक अब मोदी जी के ऊपर भी हो रहा है। कहीं न कहीं पर्सनल अटैक तो मोदी जी पर बराबर हुआ है और आज भी हो रहा है। और जितना ही अटैक होता चला गया उतनी ही भारत के राजनीति में उनकी चमक बढ़ती चली गई, उतना ही कद ऊंचा होता चला गया। और जहां तक शहजादे का प्रश्न है, आप भी बिहार के रहने वाले हो, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आप जानते हैं किसी के बच्चे को हम लोग कह देते हैं कि फलां के शहजादे, ये तो बोलचाल की भाषा है, यह कोई डेरोगेटरी रिमार्क नहीं है, सूचक शब्द नहीं। एक सवाल है, महिला सशक्तिकरण की बात मोदी जी बार बार कहते हैं लगातार। देश भर की आधी आबादी को कहते हैं कि दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस शासित राज्यों में सुरक्षित नहीं है, तो हम आएंगे तो महिला एम्पावरमेंट करेंगे और महिलाओं को सुरक्षा पूरी तरह से देंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम विरोधी दलों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो अपनी पत्नी को अगर नहीं संभाल पाया, उनकी देखभाल नहीं कर पाया, वैसे कहे वैसे वो बाकी महिलाओं को कैसे देखेंगे? नहीं, स्वयं पत्नी ने भी, इन्होंने जो कुछ भी फैसला किया और ये कहा कि हम देश के लिए हम काम करना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए हम काम करना चाहते हैं, पत्नी ने अपनी सहमति दी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि उनकी पत्नी यशोदाबेन जी का भी जो स्टेटमेंट आया है, वह इस समय उपवास कर रहे हैं इस बात के लिए कि इस देश की बागडोर यदि किसी के हाथ में होनी चाहिए तो नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में होनी चाहिए। इसके लिए वह ईश्वर से रोज प्रार्थना कर रही है, पूजा कर रही है। एक सवाल है, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अगर बात करें, आप 2009 में भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय आडवाणी जी को प्रोजेक्ट किया गया था पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में, पार्टी की हार हुई 2009 में। कहीं न कहीं 2014 की अगर लड़ाई की बात करें तो राजनाथ सिंह की पार्टी अध्यक्ष के रूप में भी सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। अगर 2014 में अच्छा प्रदर्शन करते हैं निश्चित रूप से पार्टी में आपका कद बढ़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आपकी भी साख को बट्टा लगेगा। अरे नहीं, अच्छा प्रदर्शन तो हो ही रहा है और हमारा व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है। हमारी साख को बट्टा लगे न लगे उसकी मुझे चिंता कभी नहीं रही। आपको नहीं लगता 2014 के लोकसभा चुनाव में? मैं मानता हूं कि जो भी जिम्मेदारी है उसका पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा और लगन के साथ निर्वाह करना चाहिए। बीजेपी मिशन 272 प्लस मानकर सर चल रही है। बीजेपी को लगता है कि 272 अपने दम पर या सहयोगियों के दम पर हम आ जाएंगे, लेकिन अगर पार्टी को सीटें कम मिली, 272 से कम एनडीए का अलायंस है, तो कहीं न कहीं और एलाइज की जरूरत पड़ेगी। और वैसे में अगर मोदी जी के नाम पर लोग सामने नहीं आते हैं तो क्या राजनाथ सिंह एक सॉफ्ट चेहरे के रूप में सामने आ सकते हैं? नहीं, ये तो मिलेगा ही मिलेगा और हर हालत में प्रधानमंत्री जी कोई बनेगा तो नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे।